स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आपके लिए लेके आई हूँ इंडियन पीनल कोड का चैप्टर नंबर 17। आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अपना शुरू किया था। अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हो, तो हम लोग अभी तक चैप्टर 16 तक आईपीसी का कंप्लीट कर चुके हैं और हम लोगों ने चैप्टर 20 जो कि ऑफेंसेस रिलेटेड टू मैरिज के बारे में बात करता है वो भी हमने कवर कर लिया था। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोगों ने चैप्टर नंबर 16 को छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में पढ़ा, पार्ट्स में डिवाइड करा, टॉपिक वाइज डिवाइड किया, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो, हम लोग बोर ना हो और एक दिन के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ना हो जाए। तो उसी तरीके से उसी सिमिलर पैटर्न पे मैं चैप्टर नंबर 17 को भी डील कर रही हूँ, जो कि बात करता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस। हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डील किया था थेफ्ट क्या होता है। तो बेसिकली थेफ्ट क्या होता है, अगर आप क्या करते हो, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ आप किसी की प्रॉपर्टी को मूव करते हो या फिर टेक करते हो विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, और ये जो प्रॉपर्टी है ये मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप उसके कंसेंट के बिना ले रहे हो, उसको उसको रॉन्गफुल लॉस कॉज कर रहे हो, खुद को रॉन्गफुल गेन कर रहे हो, तो आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बात करी थी सेक्शन 378 क्या होता है। 379 में पनिशमेंट प्रोवाइडेड है जो कि 3 साल की है प्लस फाइन। उसके बाद हम लोगों ने 380 पढ़ा था जहां पे हमने बात करी थी कि थेफ्ट हो रहा है ड्वेलिंग हाउस में, 7 साल की सजा। फिर हमने 381 में बात करी कि अगर आप एक क्लर्क हो या फिर सर्वेंट हो और अपने मालिक, अपने बॉस की जो चीज है उसी के ऊपर चोरी कर देते हो तो भी 381 लगेगा। 382 में हम लोगों ने बात करी थी कि अगर आपने थेफ्ट किया है और आपने प्रेपरेशन कर ली कि जो सामने आएगा उसका डेथ कॉज कर दूंगा, हर्ट कॉज कर दूंगा, या फिर उसको डरा के धमका के उसको रॉन्गफुली कन्फाइन कर दूंगा, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर दूंगा, तो 382 लगेगा, जिसमें रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 साल की होगी। ये सब कुछ हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हमारे लेक्चर नंबर 40 में, या फिर आप लोग अपने कॉलेज में भी पढ़ के आए हुए हैं। तो आज के इस सेक्शन में, आज के इस लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे एक्सटॉर्शन की और हम डील करेंगे सेक्शन नंबर 383 से 389 तक। आज का हमारा ये टारगेट है और समझना ये जरूरी है कि किन किन बच्चों के लिए रेलेवेंट है, ये किन किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। तो अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और आप पीटी मेंस या फिर आपका इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डिकॉइटी, इनके ऊपर तो क्वेश्चन बनता ही है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा लो, आप मान जाओगे जो बात मैं कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। उसके बाद अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो, आपको करंट लीगल नॉलेज होना जरूरी है। आपका लीगल एप्टीट्यूड का पेपर होता है जिसके अंदर पैसेजेस आते हैं। अगर आपको पता है कि थेफ्ट क्या है, एक्सटॉर्शन क्या है, रॉबरी क्या है, डिकॉइटी क्या है, तो आपको वो जो पैसेज है उसको सॉल्व करने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और अगर आप एक एलएलबी स्टूडेंट हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में इन क्वेश्चंस को आना बहुत ही ज्यादा चांसेस हाई होते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लेनी है, हम लोगों को इलस्ट्रेशंस पढ़नी है, एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं, और हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पढ़ने हैं केस लॉस। जैसे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ, मोटे मोटे बेरक सेक्शंस हम भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरा इंडेवर यही है, मेरा एम यही है कि मैं आपको इसको क्रिस्प फॉर्म में प्रोवाइड करूं, कहानी के साथ प्रोवाइड करूं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ प्रोवाइड करूं कि आप लोग बोर ना हो। बोर हो गए तो फिर इंटरेस्ट लूज हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि आपका आईपीसी में से इंटरेस्ट लूज हो। तो यही है मेरी एम, यही है मेरी मंशा, और इसी मंशा के साथ शुरू करते हैं और आज के टारगेट्स देखते हैं। तो आज हम कवर करेंगे एक्सटॉर्शन क्या होता है, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच में हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्शन और हम करेंगे कुछ केस लॉस। उसके बाद 385, 386, 387, 388, 389 हम पढ़ेंगे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटॉर्शंस। ओके, शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला चार्ट क्या कह रहा है। पहला चार्ट कह रहा है कि कोई भी एक्सटॉर्शन करता है 383 के अंदर, इंटेंशनली करता है, तो बेसिकली आपका मेंस रिया का होना जरूरी है। और किसी को इंजरी के लिए
इंजरी के खतरा डरता है, किसी को इंजरी का फियर कॉज करता है, या तो उसकी खुद की इंजरी या फिर उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन की, किसी और पर्सन की इंजरी की, और डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस करता है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी दे, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे, या फिर कोई भी ऐसी साइन चीज दे जिसको कल को वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकता है। एक चीज अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैं वर्ड यूज करी हूँ कि डिलीवर करे, और वहां पे जब मैंने थेफ्ट किया था मैंने वर्ड यूज किया था टेक या फिर मूव। तो बेसिकली दोनों में इंटेंशन तो डिसऑनेस्ट ही है, इंटेंशन तो गलत ही है, खुराफाती दिमाग है, दिमाग का केमिकल लोचा हो गया है, कुछ गलत चाह रहा है करना, ठीक है। मेंजरिया है, जब आपका मेंजरिया है आप इंटेंशनली क्या चाहते हो, किसी को डरा धमका के, किसी को किसी इंजरी की डरा के कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तेरे किसी इंटरेस्टेड पर्सन को मार दूंगा, आप उसको इंड्यूस करते हो कि वो कोई प्रॉपर्टी आपको दे दे, या फिर कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे दे, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि साइंड है या फिर सील्ड है जिसको आप कल को वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। अब मुझे ये बताओ कि क्या हमने इंजरी पढ़ा हुआ है, और इंजरी अगर हमने पढ़ा है तो कौन से सेक्शन में इंजरी हमने पढ़ा था, इंजरी किस किस टाइप की होती है ये आपको याद होना चाहिए। तो इंजरी हम लोगों ने, जब हम लोगों ने स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग पढ़े थे तो हम लोगों ने इंजरी पढ़ा था सेक्शन नंबर 44। बॉडी की हो सकती है, माइंड की हो सकती है, रेप्यूटेशन की हो सकती है, या फिर प्रॉपर्टी की हो सकती है। ओके अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने डिसऑनेस्टली भी मेरे साथ पढ़ा था, या फिर आप लोग अपने कॉलेज में भी पढ़ के आए हो कि डिसऑनेस्टली क्या होता है, मेंजरिया होता है। यहाँ पे बेसिकली जो डिसऑनेस्टली हमने कहाँ पढ़ा था, सेक्शन नंबर 24 में हम डिसऑनेस्टली भी पढ़ के आए हैं। अब क्या याद रखना है, जब मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अभी पढ़ लो स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग्स, ये आगे आने वाले सेक्शंस में हेल्प करेंगे, तो अब देखो वो हेल्प कर रहे हैं ना आप लोगों को, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए थे, जो हम लोगों ने स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग्स का एक स्पेशल लेक्चर लिया था, वो सारे वर्ड्स आपको हेल्प कर रहे हैं। वैल्यूएबल सिक्योरिटी हमने कहाँ पढ़ा था, वैल्यूएबल सिक्योरिटी हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 30 में। ये सब कुछ हम लोगों ने जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, जो कि जनरल एक्सप्लेनेशंस की बात करता है, तब हम लोगों ने इन सबको डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं। अब आपको एक चीज समझनी है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है क्या है। सेक्शन 30 कहता है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि लीगल राइट क्रिएट कर रही है, जिससे आप एक्नॉलेज कर सकते हो, रिलीज कर सकते हो, एक्सटिंग्विश कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, या क्रिएट कर सकते हो कोई भी ऐसी चीज, वो एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी है। जैसे कि एक साइंड एंड सील्ड चेक है, उसको आप इशू करते हो, आगे की डेट पे, फ्यूचर डेट पे देते हो, कल को आप उसको बैंक में ले जाके रिलीज करा सकते हो और आपको मिल जाएगा रुपीस, कैश मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गई। ठीक है, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी को समझना जरूरी है। सेक्शन 30 बात करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में। तो अब एक बार समझ लेते हैं कि सेक्शन 383 में क्या एग्जैक्टली लिखा हुआ है। तो ये कहता है सेक्शन कि अगर कोई भी इंटेंशनली किसी को किसी इंजरी के खतरे में डालता है, या तो उसकी खुद की या फिर किसी अदर की, और उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी डिलीवर करे, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी दे जो कि साइंड है या सील्ड है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप कल को एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप कर रहे हो एक्सटॉर्शन। ठीक है, अब इसकी एसेंशियल इंग्रेडिएंट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, रॉन्गफुली ऑब्टेन कर रहे हो उसका कंसेंट। कैसे कर रहे हो, फियर ऑफ इंजरी के थ्रू आप उसका कंसेंट, उसका रॉन्गफुली ऑब्टेन कर रहे हो। तो जो ये कंसेंट है जिससे कि वो आपको अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, वो फ्री कंसेंट नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे फ्री कंसेंट इज लैकिंग। आप प्रॉपर्टी को ऑब्टेन कर रहे हो बाय एक्सटॉर्शन इज नॉट लिमिटेड एज इन थेफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ओनली। तो बेसिकली जब हम बात करते हैं थेफ्ट की, तब हमने बात करी थी कि मूवेबल प्रॉपर्टी का ही थेफ्ट हो सकता है। आप मूवेबल प्रॉपर्टी को ही टेक कर सकते हो, एक गाड़ी को, एक घड़ी को, एक टेबल को, एक पेन को, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसी को आप टेक कर सकते हो, जो कि हमारा थेफ्ट का एसेंशियल इंग्रेडिएंट था। बट जब हम एक्सटॉर्शन की बात कर रहे हैं, तो अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे एक घर है, इस घर को, जो कि एक घर जो है लैंड से फिक्स्ड है, इसको तो आप टेक नहीं कर सकते, तो घर की चोरी तो नहीं कर सकते, घर के अंदर की सामान की चोरी कर सकते हो। बट जब हम एक्सटॉर्शन की बात करते हैं और आप किसी को डरा के, धमका के, किसी को
चाकू दिखा के अगर आप उसको डराते हो कि मैं तुझे जान से मार दूंगा और उसके प्रॉपर्टी के पेपर अपने नाम करा लेते हो, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी ले लेते हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप उसके घर का कब्जा ले रहे हो, आप बेसिकली उसके घर के पेपर अपने नाम करा रहे हो। तो बेसिकली जब हम एक्सटॉर्शन की बात करते हैं तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से भी रिलेट कर सकता है, ठीक है, ये भी एक चीज देखना जरूरी है। तो अब क्या समझना है, तीसरा पॉइंट जो इसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो क्या है कि एक्सटॉर्शन में जो प्रॉपर्टी है उसको आप इंटेंशनली ले रहे हो, किसी पर्सन को इंजरी में डाल के, किसी पर्सन को खतरे का डाल के आप उसको क्या कर रहे हो, डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हो कि वो आपको प्रॉपर्टी डिलीवर करे, वो प्रॉपर्टी आपको डिलीवर करे, आप उसको ये इंड्यूस कर रहे हो। बट थेफ्ट के केस में फोर्स का कोई भी मतलब नहीं है, थेफ्ट के केस में फोर्स का कोई भी एलिमेंट नहीं है। बेसिकली थेफ्ट में आप मूव कर रहे हो, टेक अवे कर रहे हो किसी की कंसेंट के बिना उसकी प्रॉपर्टी उसके पोजेशन के बाहर, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है। अब एक इसेंशियल इंग्रेडिएंट जहां पे हम बात कर रहे हैं, पुट एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी ऑफ इंजरी, तो फियर की जो बात है आपको क्या देखना है, ये इससे नेचर और एक्सटेंट का होना चाहिए जहां पे आप सामने वाले का जो दिमाग है उसको खलबली मचा दो, उसको अनसेटल कर दो, उसको आप इतना डरा दो कि वो वॉलंटरी आके आपको वो चीज दे दे। अब अगर आपने किसी के बच्चे के ऊपर बंदूक रखी हुई है और उसको बोल रहे हो कि अपनी गोल्ड की चेन दो, तो वो बंदा ऑटोमेटिकली खुद से अपनी गोल्ड की चेन आपको उतार के दे देगा। तो बेसिकली जो आपका टेरर है, जो आपने फियर कॉज किया है किसी को, वो आप क्या कर रहे हो, उसके कारण आप किसी से डिलीवर करा रहे हो कि वो वॉलंटरी आके खुद से वो चीज दे दे। बट क्या देखना है, जो ये कंसेंट है ये फ्री कंसेंट नहीं है, दिस इज अंडर द फोर्स, दिस इज अंडर द कोर्जन, दिस इज अंडर fear of injury either to ourselves or to some other person, okay, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। आप डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हो किसी को कि वो आपको प्रॉपर्टी डिलीवर करे, तो बेसिकली डिलीवर जो हो रही है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी जो हो रही है वो कैसे हो रही है, फियर हो रही है। तो फियर जो है वो क्या बन जाता है, साइन क्वा नॉन, साइन क्वा नॉन क्या होता है, इसेंशियल इंग्रेडिएंट। जब हम बात करते हैं एक्सटॉर्शन की, यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर अ पर्सन थ्रू द फियर ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू द कैरिंग ऑफ हिज प्रॉपर्टी बट डज नॉट डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू दोज हु कैरी इट ऑफ, ऑफेंस अपने आप में कमिट हो जाएगा ऑफ रॉबरी एंड नॉट ऑफ एक्सटॉर्शन। अब क्या होता है, रॉबरी भी जब आप पढ़ोगे आगे आने में, तो जब रॉबरी कर रहे हो तो आपने किसी के सर पे बंदूक रखी और आपने उसकी प्रॉपर्टी ले ली, तो वो हो गई रॉबरी। बट यहाँ पे एक्सटॉर्शन में वो डिलीवर कर रहा है, तो बेसिकली जब तक डिलीवरी नहीं हो रही है प्रॉपर्टी की उस पर्सन के द्वारा जो कि डर में है, जो कि फियर के अंदर है, तब तक हम नहीं बोलेंगे कि एक्सटॉर्शन हो रहा है। तो यहाँ पे डिलीवरी अंडर फियर इज अ वेरी इसेंशियल इंग्रेडिएंट, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, जब हम थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच में देखते हैं, इनके बीच में आप डिफरेंस देखते हो, तो क्या देखते हो, वर्ड इस्तेमाल होता है टेकिंग या फिर मूविंग इन थेफ्ट, और वर्ड इस्तेमाल होता है गिविंग या फिर डिलीवरी इन एक्सटॉर्शन, ठीक है। अब ए वेंट टू बीज हाउस, राडो की वॉच वॉज केप्ट ऑन टेबल, ए टुक द वॉच एंड केम बैक टू हिज होम। ये इसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ अगर किया है तो क्या हो गया है, यहाँ पे थेफ्ट का ऑफेंस, ठीक है। अब यहाँ पे ए गया, ए ने थ्रेटन किया कि मैं तेरे बच्चे को रॉन्गफुली कन्फाइन कर दूंगा, और उसने क्या किया, एक चेक को साइन करवाया और उससे डिलीवर कराया। तो क्या किया, बेसिकली ऑफेंस किया ऑफ एक्सटॉर्शन, उसने खतरा डाला, उसने फियर किया कॉज कि मैं तेरे बच्चे को रॉन्गफुली कन्फाइन कर दूंगा, फियर ऑफ इंजरी टू द चाइल्ड कॉज करके उसने वो प्रॉपर्टी इंड्यूस कर ली, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी अपने पास ले ली। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे ऑफेंस हो रहा है ऑफ एक्सटॉर्शन, ठीक है। अब डिटेल में इनके जरा एग्जांपल्स के साथ हम पढ़ेंगे कि डिफरेंसेस क्या है। तो जहाँ पे थेफ्ट की बात हो रही है वहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। एक्सटॉर्शन में मूवेबल हो या इमूवेबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी जो कि ली जा रही है थेफ्ट में वो विदाउट कंसेंट है, यहाँ पे कंसेंट तो ऑब्टेन हो रहा है बट कंसेंट कैसे हो रहा है, फियर के द्वारा। तो फ्री कंसेंट इज लैकिंग, फ्री कंसेंट नहीं है बट कंसेंट इज देयर, ठीक है। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी ली जा रही है वो इज टेकन विद इन द नॉलेज ऑफ द ओनर, और यहाँ पे प्रॉपर्टी जो ली जा रही है वो फोर्सफुली ली जा रही है। आप जब किसी को डरा धमका के उसकी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आप फोर्सफुली उसकी प्रॉपर्टी ले रहे हो।
यहाँ पे जो मूवमेंट है प्रॉपर्टी की वो बहुत एसेंशियल है। यहाँ पे मूवमेंट अपने आप में एसेंशियल नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी डिलीवर कर देते हो, उसके पेपर्स भी डिलीवर कर देते हो, तो भी हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे एक्सटॉर्शन हो गया। यहाँ पे थेफ्ट में कोई डिलीवरी की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे डिलीवरी इज साइन क्वा नॉन। डिलीवरी इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट जब हम बात करते हैं ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन की। आगे चल के हम और इनके एग्जाम्पल्स के साथ क्या देखेंगे, इनके जो डिफरेंसेस हैं। तो सेक्शन कौन सा है, जब हम सेक्शन की बात कर रहे हैं तो 378 बताता है कि थेफ्ट क्या होता है, और 383 क्या बताता है कि एक्सटॉर्शन क्या होता है। कंसेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे कंसेंट जो है वो रॉन्गफुली ऑब्टेन्ड है, फ्री कंसेंट नहीं है। प्रॉपर्टी, यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, यहाँ पे मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की बात होती है। एलिमेंट ऑफ फोर्स इस्तेमाल नहीं होता जब हम बात करते हैं थेफ्ट की, बट फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है। आप किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो जब आप बात कर रहे हो आप एक्सटॉर्शन की। फियर की कोई भी बात नहीं है जब हम चोरी कर रहे हैं, जब हम थेफ्ट कर रहे हैं, बट एक्सटॉर्शन में फियर एग्जिस्ट करता है। जो स्कोप है थेफ्ट का वो नैरो है, क्योंकि वो सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी को कवर करता है, बट जब हम बात करते हैं हमारे एक्सटॉर्शन की तो उसका जो स्कोप है वो वाइड है, क्योंकि ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कोई भी चीज जो कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट की जा सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट, सब कुछ को कवर करता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे थेफ्ट में क्या हो रहा है, डिसऑनेस्टली आपकी प्रॉपर्टी रिमूव हो रही है, और वहां पे एक्सटॉर्शन में आप किसी को फोर्स कर रहे हो, किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, और उसके बाद उससे वो प्रॉपर्टी डिलीवर करा रहे हो, प्रॉपर्टी डिलीवर्ड हो रही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। जैसे कि ए ने धमकाया कि मैं एक डेफोमेटरी स्टेटमेंट लिख दूंगा कंसर्निंग जेड अनलेस जेड उसको कुछ पैसे दे। ए दस क्या इंड्यूस कर रहा है, फियर इन जेड कि वो उसको पैसे दे, देयरफॉर उसने क्या किया, एक्सटॉर्शन किया। अब आपको याद होगा कि मैंने बोला था इंजरी कर रहे हो, फियर टू कॉज इंजरी। ठीक है, अब इंजरी कैसी कैसी होती है, मैंने आपको क्या बताया था, बॉडी को होती है, माइंड को होती है, रेप्यूटेशन को होती है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी को होती है। अब आपने क्या बोला कि मैं कोई ऐसी डेफोमेटरी स्टेटमेंट को पब्लिश कर दूंगा आपके रिगार्डिंग, और उस बंदे से पैसे हत्याए, उससे क्या करा, कोई भी चीज को उसको इंड्यूस किया, फियर ऑफ इंजरी कॉज करके वो आपको डिलीवर करे, तो आपने किया ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। अगर इफ एक्स सेंड्स क्लबमैन टू थ्रेटन जेड दैट अनलेस साइन जेड साइंस एंड डिलीवर द रिक्वायर्ड बॉन्डिंग टू द क्लबमैन, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सटॉर्शन हो रहा है। अब बेसिकली मैंने गुंडे भेजे और मैंने आपको बोला कि अगर तूने ये पेपर साइन नहीं करे ना तो ब्ला 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 हो जाएगा, वो तुझे मारेंगे, जो भी पीटेंगे, जो भी करेंगे, और वो पेपर तुमने साइन करने जिसको कल को वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है, ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो पेपर साइन करके हमने आपको डिलीवर कर दिए जी, डर के मारे हमने क्या किया, डिलीवरी कर दी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफेंस हो रहा है ऑफ एक्सटॉर्शन। ठीक है, इफ एक्स थ्रेटन जेड दैट वो उसके बच्चे को wrongfully confine करेगा and tells Z that it can be avoided only जब Z साइन करे वो promissory note to X और उसको डिलीवर कर दे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑफेंस हो रहा है ऑफ एक्सटॉर्शन। अब बहुत बार आपने फिल्मों में देखा होगा, स्पेशली बॉलीवुड फिल्म्स में आपने देखा होगा कि किसी के बच्चे को उठा ले जाते हैं, उस बच्चे को किडनैप कर लेते हैं और क्या बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे 10 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। तो जब वो बंदा वहां पे वो सीन दिखाते हैं कि दोनों गाड़ियां ऐसे आती है, एक हाथ में बैग होता है और एक हाथ में यहाँ पे बच्चा होता है गुंडे के पास, तो जब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि तुम बच्चे को मैं तुम्हें वापस तब दूंगा जब तुम मुझे 10 लाख रुपए का बैग दोगे। तो जब वो 10 लाख रुपए की डिलीवरी हो रही है उस गुंडे को, जब वो 10 लाख रुपए की गुंडे को डिलीवरी हो रही है, तो हम क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑफेंस हो रहा है एक्सटॉर्शन का, क्योंकि आपने उसको डराया धमकाया कि मैं तेरे बच्चे को हार्म करूंगा, तेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है, रॉन्गफुली कन्फाइन करूंगा उसको, तो आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन। ठीक है, अब आगे के सेक्शन समझते हैं जो कि है हमारे स्पेशल केसेस ऑफ एक्सटॉर्शन। इसको समझना जरूरी है, तो इनको समझते हैं, और ये फ्लो चार्ट को एक बार आप देख लो। ठीक है, एक बार आप लोग डिटेल में मेरे साथ ये सेक्शन सारे कवर कर लो, उसके बाद बस इस फ्लो चार्ट की आप पिक्चर क्लिक कर लेना और इसको ध्यान से कर लेना, आपका ये वाला पोर्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो क्या देखना है कि 385 में आप किसी को
फियर कॉज कर रहे हो कि इंजरी करूंगा या फिर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप कर रहे हो एक्सटॉर्शन। अगर आप फियर कॉज कर रहे हो कि आप डेथ कॉज करोगे या फिर ग्रीवियस हर्ट कॉज करोगे तो आप क्या कर रहे हो, आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो 386 के अंदर। 387 के अंदर आप डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट का अगर आप फियर कॉज करते हो तो आप करते हो एक्सटॉर्शन। 388 में आप उसको डराते हो, धमकाते हो, थ्रेट करते हो कि एक्विजिशंस करूंगा, तेरे खिलाफ कुछ कुछ चीजें एलिज करूंगा, तो आप कर रहे हो 388 के अंदर एक्सटॉर्शन। अगर आप किसी को डराते हो, पुटिंग इन फियर ऑफ एक्विजिशंस, तो आप करते हो एक्सटॉर्शन अंडर 389। एक बार इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या समझना जरूरी है कि पनिशमेंट क्या दी हुई है एक्सटॉर्शन की। जब आप किसी को डराते हो, धमकाते हो, उसको या फिर उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन को, और उससे कोई प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली इंड्यूस करते हो, डिसऑनेस्टली डिलीवर कराते हो, तो आपको सजा हो सकती है 3 साल तक की और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन नंबर 384 इस चीज की बात करता है। ठीक है, अब 385 कहता है कि पुटिंग अ पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन। तो बेसिकली अगर कोई भी कि एक्सटॉर्शन करने के लिए किसी को डराता है, धमकाता है या फिर अटेम्प्ट करता है कि वो कोई इंजरी कॉज करेगा, तो उसको सजा हो सकती है 2 साल तक की और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, 386 कहता है कि अगर आप किसी पर्सन को डराते हो, धमकाते हो कि मैं तुम्हारी डेथ कॉज कर दूंगा या ग्रीवियस हर्ट कर दूंगा, या तो तुम्हारा करूंगा या तो किसी और पर्सन का कर दूंगा। जब इस बच्चे को किडनैप किया था और 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, रैंसम मांगी थी, तो बोला था अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगा, उसके हाथ पैर काट दूंगा। तो क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? आप कर रहे हो एक्सटॉर्शन, क्योंकि आप उसको डरा रहे हो कि मैं तुम्हारे इंटरेस्टेड पर्सन, तुम्हारे किसी चाहने वाले बच्चे को मैं क्या करूंगा, उसके हाथ पैर काट दूंगा, उसको जान से मार दूंगा। तो आप कर रहे हो ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन अंडर सेक्शन 386 और आपको सजा कितनी हो सकती है? 10 साल तक की और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। 387 में आप क्या कर रहे हो, आप किसी को एक्सटॉर्शन करने के लिए अटेम्प्ट करते हो या फिर उसको डराते हो, धमकाते हो कि मैं डेथ कॉज कर दूंगा या ग्रीवियस हर्ट कर दूंगा कॉज उसको या फिर उसके किसी इंटरेस्टेड पर्सन को। अटेम्प्ट भी इंक्लूडेड है यहाँ पे। स्टूडेंट्स क्या समझना है, आपको याद होगा जब हम लोगों ने इनकोएट ऑफेंसेस पढ़े थे, अगर आपने मेरा वो सेक्शन देखा है, नहीं तो आप लोग कॉलेज में भी पढ़ के आए हो कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं इनकम्प्लीट ऑफेंसेस। इनकम्प्लीट ऑफेंस का क्या मतलब है? वो ऑफेंस ऐसा है जो कि अपने आप में कंप्लीट नहीं हुआ। आपको अगर याद है मेरी स्टेजेस ऑफ क्राइम वाली जो क्लास होती थी, जिसमें हमने लेक्चर में क्या पढ़ा था कि सबसे पहले आता है आपका खुराफाती माइंड, तो मेंजरिया, उसके बाद आपने क्या करी? प्लानिंग, उसके बाद आपने करा अटेम्प्ट, और जब अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गया तो हो गया अकम्प्लिशमेंट। अब जब हम लोगों ने पढ़े थे इनकोएट ऑफेंसेस, जिनको हम इनकम्प्लीट ऑफेंस भी कहते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम अटेम्प्ट को भी पनिशेबल ठहरा देते हैं, और उसका रीजनिंग क्या हम देते हैं कि जब वो ऑफेंस इतना ग्रेव है, उसका जो रेपरकशन है वो इतना ग्रेव हो सकता था, तो हम पनिश करेंगे आपको अगर आप अटेम्प्ट भी कर रहे हो। अगर आपका अकम्प्लिश नहीं हुआ तब भी हम आपको पनिश करेंगे, क्योंकि वन, वी वांट टू सेट अ डेटरेंस थ्योरी, हम आपको डराना चाहते हैं कि जी अगर ये कंप्लीट हो जाता तो आपकी सजा और होती। और दूसरा, वी वांट टू निप इट इन द बड, वी वांट टू निप इट इन द बड इन द सेंस दैट हम उसको वहीं पे मार के खत्म करना चाहते हैं, हम आपको वहीं पे पनिश करना चाहते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं हुआ, अकम्प्लिशमेंट बिकॉज ऑफ सम एक्स्ट्रा इंटरवीनिंग फैक्टर्स। नहीं तो आपने तो पूरा मन बना लिया था ऑफेंस करने का। अगर ऐसा है तो हमें अटेम्प्ट को भी पनिश करना है। तो बेसिकली इस सेक्शन में यही बोला गया है कि अगर आप किसी को डराते हो, धमकाते हो कि मैं तेरी जान ले लूंगा, ग्रीवियस हर्ट कॉज करूंगा, या फिर अटेम्प्ट भी करते हो, तब भी आपको सजा होगी कितनी? 7 साल तक की, और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, 388 कहता है कि अगर आप एक्सटॉर्शन करते हो बाय थ्रेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आप उसको डराते हो, धमकाते हो, उसको थ्रेटन करते हो कि मैं तेरे ऊपर ऐसे फॉल्स चार्ज लगा दूंगा जिसमें तुझे सजा हो जाएगी डेथ की या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, ऐसे ऑफेंस की सजा लगवा दूंगा, ऐसे ऑफेंस का सेक्शन तुझ पे लगवा दूंगा, अक्यूज कर दूंगा तुझे कि तूने ये चीज करी है और तुझे सजा होगी डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। तो कोई भी
अगर डराता है, धमकाता है, फियर कॉज करता है कि मैं तुम्हें अक्यूज करूंगा ऐसे ऑफेंस के लिए जहां पे आपको पनिशमेंट होती है डेथ की या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट की या फिर 10 साल तक की, और अटेम्प्ट करता है ऐसा कुछ भी करने का, तो उसको सजा कितनी हो सकती है? उसको सजा हो सकती है 10 साल तक की, जुर्माना भी देना पड़ सकता है उसको। और अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि 377 ऑफ दिस कोड के अंदर पनिशेबल है, तो उसको सजा हो सकती है लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की। अब 377 क्या है स्टूडेंट्स? जब हमने सेक्सुअल ऑफेंसेस पढ़े थे तो आपको याद होगा कि 377 होता है अननेचुरल ऑफेंस। तो अगर आपने किसी को ये डराया धमकाया कि मैं तुझे अननेचुरल ऑफेंस की सजा दिलवाऊंगा, मैं तेरे को अक्यूज कर दूंगा ऑफ दैट सेक्शन, देन आपको पनिशमेंट हो सकती है ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट। आप उसको डरा रहे हो, धमका रहे हो कि आई विल इम्प्लीकेट यू इन सम फॉल्स चार्जेस, आई विल अक्यूज यू ऑफ सम ऑफेंसेस and you deliver me some property or you deliver me some valuable security, then you are doing an offense under this section। ठीक है, अब क्या देखना है? 389 में आप किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो कि मैं तुझे अक्यूज करूंगा ऐसे ऑफेंस के लिए, और एक्सटॉर्शन कर रहे हो, उसको पुट कर रहे हो या फिर अटेम्प्ट कर रहे हो कि मैं तुझे अक्यूज करूंगा अगेंस्ट एनी पर्सन हैविंग कमिटेड या अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट, या फिर कोई भी ऐसा जिसमें आपको 10 साल तक की सजा हो सकती थी, तो आपको पनिशमेंट कितनी होगी? आपको पनिशमेंट होगी 10 साल तक की। और अगर आप 377 अननेचुरल ऑफेंस के लिए उसको अक्यूज करने के लिए धमका रहे हो या अटेम्प्ट कर रहे हो ये धमकी देने का, जिससे कि आप उससे कोई प्रॉपर्टी ले सको, डिलीवर करा सको, तो आपको सजा होगी लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि कैसे आपकी सजा चेंज हो रही है। ठीक है, अब क्या समझना है आपको कि अगर आप अक्यूज करोगे उसको ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट ये दी हुई है, तो आपको भी सजा मिलेगी। ठीक है, अब क्या समझना है कि हमें कुछ केस लॉस पढ़ने बहुत जरूरी हैं जब हम एक्सटॉर्शन पढ़ रहे हैं। तो आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. अंतुल्य 1984 का ये केस है, और क्या बोला गया यहाँ पे बोला गया कि चीफ मिनिस्टर ए.आर. अंतुल्य इंटेरोगेट कर रहे थे द शुगर कोऑपरेटिव्स whose case were undecided before the government for consideration and promised to look into their cases. Supreme Court ने क्या बोला? That these facts do not constitute the offense of extortion. Extortion में fear और threat होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी से प्रॉपर्टी डिलीवर कराओगे। यहाँ पे क्या प्रूव हुआ कि जो मैनेजमेंट है शुगर कॉर्पोरेटिव की, उन्होंने कोई भी फियर पुट नहीं किया था, कोई भी उन्होंने थ्रेट नहीं किया था, was paid with their consent, कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया था। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे ऑफेंस नहीं हुआ है ऑफ एक्सटॉर्शन। ठीक है, बिरम लाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट 2006 का केस है। कंप्लेनेंट ने लॉन्च करी एक lodged a file alleging that the accused and other members of the same community have established an illegal unlawful offense by humiliating and imposing heavy fines on the members of the community. कोर्ट ने क्या बोला? that it was held that in extortion person जो भी पुट करता है fear must have been induced dishonestly to deliver this property। तो और ये एक इसेंशियल फीचर है कि कंसेंट जो लिया गया है, डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट का जो कंसेंट लिया गया है, वो अपने आप में फ्री कंसेंट नहीं है। तो द एक्ट ऑफ इंड्यूसमेंट caused by the culprit had to make at least the consent of the victim to deliver his property, even if actual delivery does not happen, or but it fails to bring out any effect, then the act would be considered only at the stage of attempt to commit extortion, and यहाँ पे extortion नहीं हुआ। ठीक है, अब हम केस करेंगे अनिल बी नादकर्णी एंड अदर्स वर्सेस अमितेश कुमार, 2001 का केस है। क्या बोला गया? काउंसिल फॉर द अक्यूज ने ये प्लीड किया कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ एक्सटॉर्शन जो कि आईपीसी के अंदर दिए गए हैं, वो क्या है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होनी चाहिए व्हिच मस्ट बी डन टू द अक्यूज्ड बाय द प्रॉपर्टी होल्डर, एंड जो प्रॉपर्टी होल्डर है वो किसी थ्रेट या फिर फियर ऑफ इंजरी के कारण ही क्या कर रहा है? प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है। कोर्ट ने इनकी ये कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने क्या बोला? यहाँ पे जो पर्सन है वो डिसीटफुली इंड्यूस कर रहा है दूसरे पर्सन को और उसको डरा रहा है, धमका रहा है ऑफ some fear of harm to deliver him any property या फिर valuable security, तो वो भी हम कहेंगे कि extortion होगा अपने आप में। ठीक है, रमेश चंद्र अरोड़ा वर्सेस द स्टेट 1960 का केस है, इसको भी एक बार देखते हैं। अक्यूज जो है उसने पिक्चर ली ऑफ अ नेकेड बॉय एंड अ गर्ल बाय फोर्सिंग देम टू टेक ऑफ देयर क्लोथ्स एंड एक्सटॉर्टेड ऑल द मनी फ्रॉम देम बाय थ्रेटनिंग टू पब्लिश दिस पिक्चर। उनके सारे कपड़े उतरवा लिए, उनकी फोटो ले ली और बोला
कि मुझे सारे पैसे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारी पिक्चर्स पब्लिश कर दूंगा. Accused said it was his occupation to extort money by blackmailing girls and further threatened the victims that he would circulate these pictures to the relatives of the girls. क्या बोला गया कि दिस पर्सन विल बी पनिशेबल अंडर द कोड, क्योंकि उसने फियर ऑफ इंजरी टू हर रेपुटेशन किया. एंड अक्यूज को माना गया कि वो उन लड़कियों की रेपुटेशन के ऊपर क्वेश्चन उठा रहा है, उनको रेपुटेशन के लिए डरा रहा है, धमका रहा है, तो ही विल बी पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन. ठीक है. स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस बासुबे गोवड़ा अलियास चंद्रा 1996 का केस है. इस केस में जो अक्यूज हस्बैंड है और his wife, the complainant, went to the forest under the pretext of going to the friend's wedding. उसके बाद उन्होंने उनको थ्रेटन किया कि मैं तुझे मार दूंगा अगर तूने मेरे को सारे अपने ऑर्नामेंट्स नहीं दिए. उन्होंने उसको मारा एक बिग स्टोन से और ran away when he saw two men coming. Here the bench convicted the accused under section 384 of IPC for extortion of jewelry by threatening his wife's life. ठीक है. तो बेसिकली स्टूडेंट्स, अगर आपने ध्यान दिया हो, आज का यहाँ पर जो हमारा सेशन है थोड़ा छोटा है क्योंकि हमारे सेक्शंस बहुत कम है. हम लोगों ने क्या पढ़ा? थेफ्ट में होती है हमारी टेकिंग और एक्सटॉर्शन में होती है डिलीवरी. ओके. उसके बाद यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है, यहाँ पे मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की बात होती है. यहाँ पे कंसेंट जो है वो नहीं है, विदाउट कंसेंट है. यहाँ पे आप कंसेंट लेते हो अंडर फियर ऑफ इंजरी. ओके. थेफ्ट में आप बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो कि आप किसी को डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हो प्रॉपर्टी टेक अवे करने के लिए, और यहाँ पे आप डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हो और फियर ऑफ इंजरी के अंदर उसकी प्रॉपर्टी उससे डिलीवर कराते हो. तो आप क्या कर रहे हो? एक्सटॉर्शन कर रहे हो. 378 और सेक्शन 383 दीज डील विद थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन. अब क्या समझना है स्टूडेंट्स कि इसके बाद हम लोगों ने क्या किया? सेक्शन 384 में हमने बात करी पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन. 385 में हमने बात करी आप किसी पर्सन को पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, और आप क्या कर रहे हो? एक्सटॉर्शन कमिट करने के लिए सब कर रहे हो. 386 में आपने एक्सटॉर्शन करा किसी को डरा के धमका के डेथ का या फिर ग्रीवियस हर्ट का. इसी के साथ 387 में आपने पुटिंग पर्सन इन फियर ऑफ डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट आपने एक्सटॉर्शन किया. 388 में आपने क्या किया? आपने उसको अक्यूज किया कि मैं तुझे कोई ऑफेंस में फंसा दूंगा, और 389 में आपने उसको थ्रेटन किया और अटेम्प्ट भी इंक्लूड है यहाँ पे. तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के सेक्शंस जहाँ पे हम लोगों ने एक्सटॉर्शन पढ़ा. अब आने वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे रॉबरी, और उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे डकैती. ठीक है. ये सारे सेक्शंस हम कवर करने वाले हैं. तो आपको ध्यान क्या रखना है? आप लोगों को एक बार ये सेक्शंस अच्छे से पढ़ने हैं. थेफ्ट को पढ़ लो पहले, उसके बाद पढ़ लो एक्सटॉर्शन. जब थेफ्ट को पढ़ लोगे तो आप समझोगे कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में फर्क क्या है. टेकिंग और डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम पढ़ रहे हैं ये चीज. जब हमारे पास एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम आती है, हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम का मतलब है एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आता है जहाँ पे एग्जामिनर आपको बोलता है कि ऐसे ऐसे कहानी हुई, अब बताओ ये थेफ्ट है कि एक्सटॉर्शन है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो. तो आपको रखने हैं अपने फिंगर पॉइंट्स पे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, तभी आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे. नहीं तो आप थेफ्ट एक्सटॉर्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, रॉबरी डकैती में कंफ्यूज हो जाओगे. तो इन कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए आपको क्या करना है? आपको अपने फिंगर पॉइंट्स पे रखने हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, और आपको इन एग्जांपल्स को याद रखना है, तभी आप कर पाओगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व. तो स्टूडेंट्स, जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ, जिससे कि हम आपको ये सारी चीजें अच्छे से बढ़ा पाए, अच्छे से आपका जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर पाए. आपको क्या करना है? आपको करनी है PW की ऐप ज्वाइन. उसमें आप जाके लॉ सिलेक्ट करें. फाउंडेशन बैच जब आप सिलेक्ट करेंगे, वहां जाके आप देख सकते हैं मेरे क्लास नोट्स.
आप देख सकते हैं मेरे लेक्चर्स, और आप DPPs जो कि क्विज के फॉर्म में भी मिलेंगी आपको, आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप एक और चीज कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो आपकी कोई भी चीज मिस नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम बात करने वाले हैं रॉबरी के बारे में। एंड तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़े, हेल्दी रहें एंड खुश रहें, एंड आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। गुड लक स्टूडेंट्स, थैंक यू।